नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री तो जांच के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन प्याज की जांच कौन करेगा, जिसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा जो दाम से परेशान है, जिसमें आप हैं। दूसरा हिस्सा वो है जो प्याज को लेकर फेसबुक और ट्विटर पर लतीफाबाजी कर रहा है। दाम क्या बढ़े, वर्चुअल के सोशल जगत में मौज आ गई है। प्याज को लेकर बहुत सारे नए मुहावरे रच दिए गए हैं पिछले 2 दिनों में। अब हमारा समाज इस तरह से भी संवेदनशील हो रहा है। चुनाव आने से दाम बढ़ गए या दाम बढ़ने के कारण चुनावी माहौल बदल गया है। दिल्ली की राजनीति को प्याज से उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। प्याज को लेकर दिल्ली की राजनीति इतनी नाटकीय हो जाती है कि कभी विरोधी से लेकर सरकार सब 2-4 दिनों के लिए प्याज बेचने लगते हैं। अब यह फॉर्मूला भी घिस चुका है। उत्पादन कम है या जमाखोरों के कारण के कब्जे में है प्याज। बजाय इस पर बोलने के हर एक का बयान दाएं से आता हुआ बाएं निकल जाता है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा को दिल्ली की मंडियों में व्यापारियों ने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश से प्याज का स्टॉक नहीं आ रहा है। वैसे अहमदाबाद में भी 75 से 90 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। अगर आड़ती भाजपाई है तो बीजेपी ने 1998 में क्यों नहीं मैनेज कर लिया? क्यों प्याज के कारण बीजेपी दिल्ली हार गई? क्या सचमुच 15 साल से दिल्ली में सरकार चला रही कांग्रेस की इस तबके में कोई घुसपैठ नहीं होगी? कौन मानेगा इस बात को? 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि नहीं होगी। सितंबर में दिल्ली सरकार के मंत्री हारून यूसुफ और अक्टूबर इस महीने में शीला दीक्षित का एक ही बयान आता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जमाखोरी हो रही है। आड़ती कांग्रेसी नहीं है तो क्या कांग्रेस सरकार के पास कानून भी नहीं है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? जमाखोरी क्या दिल्ली में नहीं हो रही होगी? यहां राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आज केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार से मिलने गई। पवार साहब कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में दाम कम हो जाएंगे। अब आप शीला दीक्षित की नजर से देखिए, 2-3 हफ्ते में क्या से क्या हो जाएगा दिल्ली में। शीला दीक्षित भी कह रही हैं कि स्थिति गंभीर है। 800 टन प्याज आ गए हैं और अभी और सप्लाई चाहिए ताकि कीमतों में स्थिरता आए। दिल्ली बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने कहा है कि प्याज ही नहीं कई सब्जियों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। ये सरकार निकम्मी है। शीला दीक्षित के इस बयान को क्या हल्के में लिया जा सकता है कि पुणे में 40 रुपए और दिल्ली में 100 रुपए किलो प्याज मिल रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्या शीला दीक्षित ये समझ गई हैं कि आरोप लगाना एक बात है और जमाखोरों पर कार्रवाई करना दूसरी बात है? इसीलिए वे आज यह कहती नजर आई कि मैं प्रार्थना करती हूं कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोगों के हितों का ख्याल रखें। आम आदमी क्या करे? क्या वो भी जमाखोरों की आरती उतारे? कानून और राज्य की एजेंसियों की क्या भूमिका है फिर? अंग्रेजी की एक पत्रिका है द वीक, इसके 7 अक्टूबर के अंक में प्याज के कारोबार पर एक रिपोर्ट छपी है जो मुझे ठीक लगी। पत्रकार निरंजन टकले, जो हमारे आज के मेहमान भी हैं, अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि नासिक की मार्केट कमेटियों और एपीएमसी पर सिर्फ 12 परिवारों का कब्जा है। यही दाम तय करते हैं, नीलामी का सारा माल यही उठाते हैं। केंद्र सरकार ने एक आदर्श एपीएमसी एक्ट सभी राज्यों के लिए जारी किया था, जो महाराष्ट्र में काफी लचर तरीके से लागू किया गया है। बिना लाइसेंस वालों को नीलामी में शामिल नहीं होने दिया जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के डायरेक्टर आरपी गुप्ता, ये इसी रिपोर्ट का अंश है, कहते हैं कि देश में प्याज की कोई कमी नहीं है। सरकारी आंकड़ा है कि 27.5 लाख मीट्रिक टन प्याज फरवरी मार्च के दौरान स्टोर किया गया। महीने में इस देश में प्याज की खपत होती है 7 से 8 लाख मीट्रिक टन, तो कमी कहां है? वीक की रिपोर्ट एक दिलचस्प सवाल उठाती है कि सितंबर में लासलगांव, नासिक के लासलगांव एपीएमसी में प्याज का भाव 5700 रुपए प्रति क्विंटल चला गया था। जैसे ही सरकार ने सख्ती के संकेत दिए, 24 घंटे में यह घटकर 4300 रुपए पर आ गया। इसका क्या मतलब है? आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि नासिक में 40 रुपए से भी कम पर प्याज मिलने लगेगा। दिल्ली सरकार सीधे वहीं जाकर प्याज खरीद ले और अधिकारी गए भी हैं। अगर 12 परिवारों के कब्जे में प्याज का कारोबार है, तब सवाल आता है कि नासिक का यह कार्टेल, एकाधिकार वाला समूह, क्या बिना राजनीतिक समर्थन के चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या सबके समर्थन से चल रहा है या यही लोग प्याज की राजनीति को भी चला रहे हैं? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता हैं सलमान सोज, नवाब मलिक साहब हैं प्रवक्ता एनसीपी, विजय गोयल साहब हैं अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी, निरंजन टकले साहब हैं प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट द वीक और देवेंद्र शर्मा हैं कृषि अर्थशास्त्री। राजनेताओं से अनुरोध है कि उन तक आने से पहले मैं निरंजन और देवेंद्र से पहले 2 बातें कर लेना चाहता हूं। निरंजन, मेरा का फोकस में रखना चाहता हूं कि क्या यह सचमुच जमाखोरी और कालाबाजारी की देन है, जो महंगाई है और जो दिल्ली में ज्यादा नजर आ रही है? हालांकि अन्य राज्यों में भी 70, 75, 80 के भाव तो है ही वहां पर। एक आम दर्शक जो इस बाजार से, इस दुनिया से दूर है, सिर्फ प्याज को खरीदता है, खाता है,
वो कैसे समझे कि ये जमाखोरी किस तरह की है, इसकी राजनीतिक प्रवृत्ति क्या है और कौन लोग हैं, और बाहर जो ये नूरा कुश्ती चल रही है दिल्ली में माइक पे बाइट वाला, वो क्या है? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जमाखोरी का ही पूरा मामला है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि समर में, गर्मियों के सीजन में जो प्याज निकलती है वो स्टोर हो सकती है। तो फरवरी मार्च महीने में जो पूरी प्याज मार्केट में थी, 90% के आसपास प्याज ये सारे ट्रेडर्स ने खरीद के रखी थी, जमा की थी, जिसका सबूत नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के आरपी गुप्ता ने भी दिया था कि 27.5 लाख मिलियन मीट्रिक टन इतनी प्याज गोदामों में उस वक्त थी। अगर पूरे देश की रिक्वायरमेंट देखेंगे 7 या 8 लाख टन के हिसाब से, तो करीब 5 महीने, 4 या 5 महीने चल सकती है, इतनी तो ऑलरेडी स्टोरेज थी। इसके बावजूद 10% शायद किसानों के पास थी। तो अगर एडिक्वेट सप्लाई था, एडिक्वेट स्टोरेज था, तो शॉर्टेज कहां था? अगर शॉर्टेज नहीं था तो दाम क्यों बढ़े? निरंजन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जमाखोरी किस स्तर पर हो रही है? नासिक के स्तर पर ही हो रही है या आपके हिसाब से दिल्ली में भी हो रही है? ठीक है, इस दिल्ली वाले पहलू को छोड़ देते हैं, जरा थोड़ा सा बताते कि वहां पर क्या इसका स्वरूप है जमाखोरी का। जी, सबसे बड़ी मात्रा में जमाखोरी ये बिल्कुल नासिक में है। इसके अलावा मुंबई में इन्हीं जो ट्रेडर्स कहे हैं हमने, उन ट्रेडर्स के मुंबई में गोदाम है। हैरान होने की बात यह है कि यही ट्रेडर डोमेस्टिक मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले भी यही है और इंपोर्ट करने वाले भी यही है। तो पूरी स्टोरेज जो थी ये इनके पास, ये 2 जगह पर, नवी मुंबई और नासिक, इन 2 जगह पर अलग अलग गोदामों में और यार्ड्स में उन्होंने रखे हुए थे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आती है? इनकी राजनीतिक सांठगांठ क्या सिर्फ सरकार के दलों से है या ये पूरी एक सर्वदलीय संस्था है? ये नहीं, देखिए, उनका जो कहना है, जैसे हमने स्टोरी में भी लिखा है, सबसे बड़ी बात ये होने की, मतलब ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि मॉडल एपीएमसी एक्ट का इंप्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में आज तक नहीं हुआ है, 9 सालों के का समय जाने के बावजूद, और उसकी वजह से ये पूरा होर्डिंग होता है यहां पर। अब ये होर्डिंग होने के बाद सरकार जो कार्रवाई करती है, मतलब 2-3 दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन ट्रेडर्स के यहां पर रेड की गई। इनके जो ऑफिशियल एपीएमसीज के आजू बाजू में यार्ड्स है या गोदाम है, वहां पर इन्होंने चेक किए। अब इनकम टैक्स की रेड होगी ये तो इन लोगों को पता रहता है, तो जायज था कि वहां पर उनको कुछ ज्यादा ना मिले। तो रेड होने के बावजूद वहां पर खास कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल नहीं पाया है। और वो पूरा ब्यौरा मैंने स्टोरी में भी दिया है कि किस तरह से ये पूरा होर्डिंग अलग अलग जगहों पर कैसे किया गया था। ठीक है देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं, हम इसके राजनीतिक पहलू को जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से ये फोकस, क्योंकि मुझे ये बात नजर आई कि बहुत चालाकी से या बहुत ही होशियारी से, दोनों का मतलब एक ही हुआ, चालाकी और होशियारी से महंगाई या परेशानी के सवाल को जमाखोरी के पाले में ठेल दिया गया। तो ये जमाखोरी का कोई राजनीतिक संरक्षण भी है, कोई इसका भौगोलिक प्रदेश है, जैसा कि निरंजन बता रहे हैं कि नासिक में है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं कि सरकारें, कोई भी सरकार हो, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, और इस देश में ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 12 परिवारों के पास देश का लगभग 60 से 70% या उससे भी कहीं ज्यादा प्याज का कारोबार उनके हाथ में आ जाता है? जी देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारे जब कृषि मंत्री ये बोलते हैं, हाँ ठीक है जी, जब ये हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं कि आप 2 हफ्ते और इंतजार करिए, 2 हफ्ते के बाद प्राइसेस कम हो जाएंगे, इसका मतलब उन्होंने 2 हफ्ते के लिए खुली छूट दे दी है ट्रेडर्स को कि आप और एक्सप्लॉइट कर लीजिए, मुनाफाखोरी अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब भी वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करते हैं तो दाम बढ़ते हैं। और ये वो भी जानते हैं कि जब भी वो डेलिबरेटली बोलते हैं, उनको मालूम है कि उनके बोलने से उस पर बाजार पे क्या असर पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। और मेरा ये मानना है, अगर आप आज भी देखें तो आनंद शर्मा और थॉमस साहब जो फूड मिनिस्टर हैं, दोनों के स्टेटमेंट्स को अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर के स्टेटमेंट के साथ मिला के देखें तो आपको समझ आया था कि कौन किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है।
मंत्री कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जमाखोरी हो रही है, कृषि मंत्री कहते हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब साफ हो गया कि संरक्षण कौन दे रहा है। और आप देखिए उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट शीला दीक्षित कहती है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं। अगर आप ब्लैक मार्केट उसको प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो मुझे बताइए कि जैसा आपने पहले सवाल अच्छा किया है कि हम लोग क्या करें, आम आदमी आरती उतारे उन लोगों की कि आप दाम नीचे लेके आइए। दूसरी बात यह है कि ये जो संरक्षण है ये सिर्फ एक ही स्टेट में, आपने सिर्फ इसकी बात की है प्याज की, तो प्याज का जो सेंट्रल और जो जिसको कहेंगे जो हॉटस्पॉट है वो ठीक है, लासलगांव या नासिक का एरिया जो है वो हॉटस्पॉट है, लेकिन ये कार्टेल जो है ये सब जगह ऑपरेट करते हैं और यही डिटरमिन करते हैं। अब देखिए, अगर आप देखिए अंडे का भाव सारे देश में एक होता है, ये क्या कारण है? कोई सप्लाई डिमांड का चक्कर इसमें यहां पर नहीं है। यहां पर भी कार्टेल ऑपरेट करता है जो अंडे का प्राइस डिटरमिन करता है। कहीं 5-10 पैसे का फर्क होता है, लेकिन अंडे का प्राइस सारी कंट्री में एक होता है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बेंगलोर से लेकर पंजाब तक। ये भी एक कार्टेल ऑपरेट करता है। हवाई जहाज का प्राइस देखा है आपने, वो भी एक कार्टेल ऑपरेट करता है। कहने का मतलब ये कार्टेलाइजेशन जो है ये डिटरमिन करती है, और ये पिछले 5-6 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि सब ये कोई कारण नहीं है सिवाय होर्डिंग एक कारण है। अगर हम उस पर डंडा चलाएं, उसके ऊपर पॉलिटिकल कारण क्या सिर्फ सारा इन्फ्लेशन जो बीजेपी वाला कारण है क्या? देवेंद्र जी, क्या ये होर्डिंग का कारण, मैं विजय गोयल के पास जाऊं, मैं राजनीतिक पहलू में मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ इसमें बीजेपी की ही विशेषज्ञता है? जिस तरह की कहानियां ऐसे माहौल में चलनी शुरू हो जाती हैं कि बीजेपी के लोग आरतीयों में उनका बड़ा पैठ है और वो होर्डिंग करने लगते हैं। पता नहीं वो 1998 में अपनी होर्डिंग उन्होंने क्यों नहीं रिलीज की, ये विजय गोयल साहब बाद में बताएंगे, लेकिन आप बताइए पहले। हाँ रवीश जी, मेरा ये यस सर, रवीश जी मेरा ये मानना है कि इसमें किसी पार्टी को हम वो ना करें, अलग ना करें, क्योंकि अब देखिए जो जितने भी ये इनके व्यापारियों के संगठन हैं, अगर आप आजादपुर मार्केट देख लें दिल्ली में, उनका जो संगठन है व्यापारियों का, ये जो थोक और ये रिटेल दोनों मिला लें तो इनका संगठन में कांग्रेस की जो है वो उसको एफिलेटेड है वो। अगर आप पंजाब में आ जाएं तो वो अकालियों को एफिलेटेड है। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो मुझे मालूम नहीं है कि वो एनसीपी और कांग्रेस किसको एफिलेटेड है, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों में कहीं ना कहीं अलग अलग मंडियां जो है एफिलेटेड होंगी। तो ये सारे आप जितने भी संगठन हैं इन लोगों के व्यापारियों के, ये किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ इनका एफिलिएशन है, और ये बड़ा स्पष्ट है। यही एक कारण है कि पोलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि आरटीआई के अंदर इनको लाया जाए, क्योंकि कहां से इनको सपोर्ट आती है। ये तो बड़ा बहुत क्लियर पिक्चर है। लेकिन मैं एक बात और करना चाहता हूं रवीश जी, अक्सर ये कहा जाता है कि साहब ये तो आरटीआई हैं, ये ट्रेड जो है इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेल लेके आए देश में, यानी जैसे रिलायंस फ्रेश है, बिग बाजार है, ये लोग आएंगे तो ये कंज्यूमर को सस्ता देंगे और फार्मर को फायदा, क्योंकि मिडिलमैन स्क्वीज हो जाएगा। अब देखिए आज सबसे बड़े होर्डिंग में ये भी लोग शामिल हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट का प्राइस देखें तो अगर ये 2-3 रुपए मार्केट से कम देते हैं ये इनके पास जाए। अगर ये दिल्ली में, आज मैंने आपके ही टीवी पे खबर देखी है कि वो बेंगलोर का स्टॉक आता है 55 रुपए में ऑफलोड होता है और वो मार्केट में वो 100 रुपए में बिकता है, वो अलग बात है। 55 रुपए होलसेलर में आया। अगर 55 रुपए होलसेल में आया और रिलायंस ने भी और बिग बाजार ने भी लिया, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये 60 रुपए या 70 रुपए पे क्यों नहीं बेचते, ये भी क्यों 90 रुपए या जितना जो मार्केट प्राइस है उसके बराबर बेचते हैं। यानी मतलब कहने का कि ये भी मिडिल मैन की जो मार्जिन है ये इनके हाथ में जा रही है। तो कोई अंतर नहीं है, दोनों ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल दोनों आज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेलगाम घोड़ा है, और जब तक हम इस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो घोड़ा उछलेगा, घोड़ा छलांग भी मारेगा और घोड़ा दौड़ेगा भी। और ये बेलगाम घोड़ा है, इसको जब तक ठीक है। लेकिन एक पॉइंट रही है इसमें, ठीक है सलमान साहब, क्या करें, कैसे आरती उतारें काला बाजारियों से? मैं दर्शकों को भी कह सकता हूं कि वो कल वो प्रार्थना करें सुबह सुबह उठ के, पर वो विधि क्या बताऊं मैं उनको कि कैसे प्रार्थना करें? वो देखिए जो आपने शीला जी का बयान बताया, ये प्रार्थना जो आप कह रहे हैं, एक हिसाब से देखिए दिवाली आने वाली है, एक हिसाब से एक अपील है सबसे कि जो भी है, गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, जो भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, होर्डर्स हो, जो भी इन्वॉल्व हैं इस वक्त, क्योंकि ये ऐसी चीज आपको लगता है कि महाराष्ट्र में होर्डर्स हैं जो निरंजन कर रहे हैं? सही बात। मुझे लगता है कि होर्डिंग महाराष्ट्र में भी है, और देखिए जहां भी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते हैं वहां होर्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने खुद भी बताया कि अगर आप अगस्त में देखें, सितंबर में देखें, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम होर्डर्स के पीछे आ रहे हैं तो प्राइसेस 25-30% कम होंगे, तो शीला जी की अपील जो है वो ये है, तब तक तो लोगों के बहुत पैसे लुट गए ना। अगर किसी ने कृत्रिम तरीके से इसे मैनेज किया है
तो बजाय बीजेपी पर दोष देने के कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, मैं विपक्ष तो में है तो उसका काम है, और नहीं तो वो क्या करेगी? नहीं, देखिए, लोग उससे पूछेंगे कि प्याज के दाम 100 रुपए हो रहे हैं और आप घर बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है? शीला दीक्षित शरद पवार के पास जा रही हैं, अगस्त में भी होता है यही एक तरह से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, सितंबर में भी यही होता है, अक्टूबर में भी होता है। कुछ बताएंगे भी आप कि इतने सारे लोग कह रहे हैं कि जमाखोरी हो रही है तो नहीं हो रही है? कम से कम आप यही कहें फिर। देखिए, अगर एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है कि जमाखोरी हो रही है तो आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप शामिल है ना उसमें। देखिए शीला, ये वाला सवाल छोड़ दूं? नहीं, मैं तो आपको जवाब देना चाहता हूं। अगर शीला जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाती है तो वो तो ठीक है, वो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके पास मैं ये कह रहा हूं कि मुझे शरद पवार है, वहां कांग्रेस बैठी है या एनसीपी बैठी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब है कि यूपीए सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। देखिए, जो होर्डिंग अगर स्टेट लेवल पे है, मानिए हाँ। ये तो है नहीं कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसा पूल है जहां पर आपने होर्डिंग कर दी। हाँ। असली अगर जहां भी होर्डिंग होती प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पे तो ज्यादा होगी। हाँ। मानिए महाराष्ट्र में हो रही है तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में जो है उन्होंने सितंबर में भी एक्शन लिया, हाँ। अगस्त में भी एक्शन लिया और अब फिर से वो शुरू करें। मैं आपको साथ में ये बताऊं कि मध्य प्रदेश में भी वो भी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि बीजेपी पर दिल्ली आने वाला जो प्याज की मात्रा है, मैं ठीक प्रतिशत में नहीं जानता, पर इन लोगों का अनुपात कम है। अभी भी नासिक से ही ज्यादा वहां से आ रहा है, यहाँ पर सप्लाई है। देखिए, आप दूसरे पर शिफ्ट मत कीजिए। शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप बताइए ना कि क्या कर रहे हैं। मतलब कोई सेंटर का कोई पावर नहीं है, कोई इन्वेस्ट एक आपने जमाखोर नहीं पकड़ा। आपके पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, कहीं तो पकड़ के ले आते, कोई गोदाम तो दिखाते जिससे लोगों को पता चलता कि जमाखोरी हो रही है। देखिए, आपके न्यूज चैनल ने और बाकी न्यूज चैनल्स ने तो बहुत अच्छा काम किया, वो तो खुद भी दिखा रहे कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। आप लोगों को नहीं पता चल पाता। नहीं, क्यों नहीं पता चलता? लेकिन इसीलिए अगर पता नहीं होता तो मुझे ये बताइए 25-30% की कमी कैसे आती फिर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं होता? ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं विजय जी से बाद में पूछ लूंगा। आप बोल लीजिए। आप मुझसे पूछ नहीं, नवाब मलिक उंगली कर रहे हैं तो बार-बार डिबेट कर रहे हैं तो बार-बार ये आ रहा है कि जमाखोरी हो रही है, लोग स्टॉक कर ले रहे हैं। सबसे पहले प्याज की जमाखोरी कैसे हो पाएगी? इसे कोई किसी कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता। दीक्षित ने कहा है कि जमाखोरी हो रही है। नहीं, जरा सुनिए ना। कहा है, एक मुख्यमंत्री ने कहा है, वो कह रही है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री या जो लोग जिम्मेदार हैं, या कोल्ड स्टोरेज में प्याज रखी नहीं जा सकती, हाँ। या बोरियों में भर के गोडाउन में रख दी तो 8वें दिन सड़क पे फेंकने पड़ेगी, ये परिस्थिति है। हाँ। उसके अपने अलग स्टोर हैं। यहाँ पे टकले साहब बैठे हुए वो जानते हैं कि नासिक में जहां पे भी हैं, हाँ। किसानों के अपने एक हवादान स्टोर बनाए जाते हैं जहां ये प्याज रखी जाती है। हाँ। मुझे लगता है कि प्याज पे सरकार का दामों पे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ। ये निश्चित है कि अगर कोई किसान को लगता है कि उसकी प्याज ऊंचे दाम में बिक सकती है, हाँ। तो वो उस समय तक बाजार में नहीं लाएगा। सर, एक बात बताइए कि 5700 रुपए का भाव कैसे 24 घंटे में 4300 रुपए पे आ जाता है? अगर सरकार का कंट्रोल नहीं है तो ये कैसे आ जाता है? नहीं रवीश जी, कोई एक्शन सरकार ने कहीं नहीं लिया महाराष्ट्र में। हाँ, ये बात तय थी कि अफगानिस्तान से कुछ प्याज मुंबई के जेट्टीज पे आई। ये बात सच थी कि पाकिस्तान से कुछ प्याज आई जो सस्ती थी, जो ये मार्केट के ट्रेंड को बदल रहा था। ठीक है। इसलिए लोगों ने अपनी प्याज सस्ती बेचनी शुरू की, ये परिस्थिति है। सरकारों ने कोई एक्शन ले कि प्याज सस्ता बेचने पे मजबूर नहीं किया। महाराष्ट्र में सरकार ने बहुत सारे भंडारों में प्याज को डायरेक्ट लाकर बेचने का काम किया, जिससे आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जमाखोरी नहीं होती। आप ये कह रहे हैं ना साफ कि वहां जमाखोरी नहीं होती। कोई ऐसा कानून नहीं, किसी किसान को आज मजबूर नहीं कर सकते कि आप लाओ सब तुम्हारी प्याज बेच दो। वो उसका अधिकार है किसी कानून में। अगर वो किसान अपने नवाब साहब, आप जानते हैं निरंजन ने अपनी रिपोर्ट में कही है, और ये बात सबको ही जानता है कि 80% किसान छोटे किसान हैं, उनके पास जमाखोरी करने की हैसियत नहीं होती है। निरंजन अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जो 12 किसानों का जो कार्टेल है, परिवारों का जो लाइसेंस लेकर वहां पर बिजनेस करते हैं, इन्हीं की औकात है या हैसियत है जमाखोरी करने की? नहीं रवीश जी, ये नासिक में लासल गांव या अतराफ में सभी किसान के अपने हवादान गोडाउन है। उन्होंने जब ये परिस्थिति निर्माण हुई थी बीजेपी के राज्य में, तब सब्सिडीज देके किसानों को गोडाउन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लोगों ने बनाया। आज से 6 साल पहले, 1 मिनट, 6 साल पहले जब चर्चा होती है कि इसी तरह की परिस्थिति थी, लेकिन आज से 5 साल 4 साल पहले यह भी परिस्थिति महाराष्ट्र में थी कि किसानों ने ट्रॉली में भर के प्याज को सड़कों पर फेंक दिया, उठाने के लिए पैसा लगा, नेता चलने लगे तो टकले साहब हैं, कांदा मार प्याज मार आंदोलन इस राज्य में हुआ। तो परिस्थितियां बदलते रहती हैं। ठीक है। ये बात सच है कि जो किसान बेचता है
वो फुटकर दुकानदार वो दुगने दाम में बेच रहा है, उसको कहीं ना कहीं संचालित करना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि टकले साहब इस पर जवाब देंगे, लेकिन मैं विजय गोयल माफी चाहूंगा कि इस पैनल में वरिष्ठ वही हैं, लेकिन उनको काफी देर तक इंतजार करा। पर विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कहती है कि आपके आड़तियों में आपकी पार्टी की बहुत पहुंच है, साख है, या आड़ती आपकी पार्टी वाले इसलिए दाम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये एक आरोप जमाखोरी का लगता है। हमें आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि आप दिल्ली के व्यापार कारोबार को भी समझते ही होंगे, चांदनी चौक इलाके से आप सांसद रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जमाखोरी दिल्ली में हो रही है या महाराष्ट्र में हो रही है? क्या आप भी इस जमाखोरी के सिद्धांत के समर्थक हैं? इसमें कोई बात नजर आती है, या ये सारा जो देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि ये व्यापारियों का अपना एक कार्टेल बन गया है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के हैं और उनका ये करामात है? ये विजय जी। रवीश, इस प्याज की बात को ना सारे को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नेंस। अभी गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है, कि जो समस्याएं आ रही हैं उनका समय रहते हुए वो समाधान करें। अब जब प्याज के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं, उस समय के अंदर कांग्रेसी लोग मदर डेयरी से एक पर्ची लाकर दिखाते हैं कि नहीं नहीं 100 के नहीं 74 की बिक्री है जी, मानो कि 74 रुपए भी कम हो। मेरा यह कहना है, अभी दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह बताया जा रहा है, कुदरत बताया जा रहा है, मौसम, बारिश ज्यादा हो गई इसलिए प्याज खराब हो गई। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर जमाखोरी हो गई है जी। तो मैं ये सोच कहना चाहता हूं आप लोगों को कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सबसे बड़ा होता है प्लानर, व्यापारी। व्यापारी को यह पता होता है इस बार कितनी बारिश आएगी तो मैं कितने छाते अपनी दुकान पे रखूं, कितनी सर्दी पड़ेगी तो मैं कितनी रजाइयां खरीदूं जो मेरे इलाके में होंगी। और यहां सरकार के पास मौसम विभाग भी है, सब विभाग हैं, उसके बाद भी सरकार को यह नहीं पता कि बारिश कब होगी, इस बार उत्पादन कितना होगा, कितना प्याज बोया गया है, कितना निकला गया, कितना, पर आपका एक कितना खराब होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए सरकार नहीं काम कर रही है, ठीक है, एक सेकंड उनसे पूछ लेने दीजिए, क्या आप यह बात कबूल करते हैं या मानते हैं कि जमाखोरी की वजह से कीमत बढ़ी है? देखिए, दो बात समझ लीजिए बात को। हाँ। यह सबसे आसान तरीका है कि आप कह दीजिए कि व्यापारी चोर है और व्यापारी जमाखोर है। मैं ये कहता हूं, जो आप भी बात कह रहे थे, जिस भी राज्य के अंदर अगर जमाखोरी होती है, किस सरकार ने रोका है? मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जाती हैं और ये कहती हैं, हे व्यापारियों, आरती उतारती हैं उनकी, वो जिसको उनको लगता है तो जाके छापे मार लेना, पर सब व्यापारियों को चोर कह देना कहां भला है? जिसने जमाखोरी की है उसको निकालो। और सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है अंकुश लगाना। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका उत्पादन कम था, पर फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। पर विजय जी, आप फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने ठीक है, आपने शीला दीक्षित को निशाना बनाया, सरकार को बनाया, वो मैं भी पूछ रहा हूं। मुझे निशाना नहीं बनाना, मैंने आपका सीधा सवाल का जवाब बताया। जमाखोरी हो रही है दिल्ली में जमाखोरी हो रही है या महाराष्ट्र में हो रही है? नहीं, मैं ना महाराष्ट्र में कह रहा ना दिल्ली कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूं, जमाखोरी हो रही है तो दोनों सरकार, तीनों सरकार, सारे देश की राज्य सरकारों का काम है उस जमाखोरी को पकड़ें और निकालें। केवल कह देने से जमाखोरी नहीं हो रही है, पहली बात तो मेरा ये है। मैं कोई व्यापारियों का उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं जो जमाखोरी कर रहे हैं जाके, पर सब व्यापारियों को गाली निकाल देना और अपनी कमियों को इस बात की बात लेना, अपने समय, रवीश बोले तो दिया करो, आप किसी के बारे में नहीं टोकते, मैं कह दे रहा हूं, आप किसी के बारे में नहीं रोकते, हमारे बीच में 4-4 बार आप भी तो बचाना होता है। नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मेरे में ही बचाना है आपको सारा। ठीक है, नहीं, मैं इनको सलमान मुझे सिर्फ अंतिम बात सिर्फ ये कहनी है कि समय रहते हुए जब सरकार को इंपोर्ट करना चाहिए था उसने इंपोर्ट नहीं किया, और जिस समय एक्सपोर्ट करना चाहिए था उस समय एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, उस समय उसने एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब समस्या आ गई है तो कुछ तो उसको बहाना लेना है, कुछ तो कहना है। तो मेरा इतना कहना है, सरकार ये देखेगी, जनता तो नहीं जाएगी जमाखोरों को देखने के लिए। सरकार को ये देखना है, अगर जमाखोरी हो रही है तो उसको रोक ले, थाम ले, पकड़ ले। वैलिड पॉइंट है ना कि अगर आप जमाखोरी की बात कर रहे हैं, अगर आपने उसी को शैतान बना लिया है तो आप एक तो पकड़ के दिखाइए, वरना तो हम मानेंगे कि ठीक है आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए, बचाने के लिए कर रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट तो गोयल साहब ने बहुत चालाकी से स्कोर कर दिया कि भाई हमने सब ट्रेडर्स को गाली दे दी। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपने खुद कहा, मैंने कह दिया उनकी तरफ से कि सबको गाली नहीं दी। आप मुझे सवाल का जवाब देना। गोयल साहब सवाल ये कह रहे हैं कि अगर जमाखोरी हो रही तो एक जमाखोर को तो पकड़ के बताइए। पहले देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट का भी कुछ कहा, मुझे तो जवाब देना है गवर्नमेंट की तरफ से।
अगर ये कहते हैं कि भाई आपने जब एक्सपोर्ट नहीं होने देना था तब आपने एक्सपोर्ट होने दी, आप देखेंगे कि इस साल जो एक्सपोर्ट्स है वो कम है। पिछले साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स कम है अनियंस किए क्यों आप? प्याज के export एक्सपोर्ट्स किए कम है, क्यों? यानी कि क्यों किए? जो यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा एक्सपोर्ट्स रहे, उससे भी प्राइसेस पे असर पड़ता है। अगर होर्डिंग अगर हो रही है, आप सही कहते हैं गोयल साहब कि एक्शन लेना चाहिए। और बाय द वे मैं ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ ये बीजेपी मानते हैं कि आपकी सरकार नहीं ले पाई है। नहीं क्यों, अगर एक्शन नहीं लिया होता तो सितंबर में 25-30% अभी कैसे बढ़ गया? वो कौन सा एक्शन है? मतलब एक उदाहरण दे रहा था कि जरूर सरकार और इनके बीच में राजनीतिक दलों में कुछ जरूर संवाद है जिसकी वजह से 5700 से 4300 मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं सरकार की। मैं ये नहीं तारीफ कर रहा हूं, मैं ये सवाल कह रहा हूं कि अगर आप देखिए आप जो भी समझा लें, मुझे ये लगता नहीं है कि ये जवाब मिला है दर्शकों को कि जमाखोरी पर आपका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है। जो घर पे बैठे जो लोग हैं उनको ये पहले पता होना चाहिए कि अगर देखिए इलेक्शन टाइम है, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भाई प्याज के प्राइस ज्यादा हो जाए, उससे तो हमारी खराबी है। तो ये ऐसा नहीं कि हम आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहेगी उससे नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। भाई गोयल साहब, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई बीजेपी वाले करा रहे हैं कुछ। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई होल्ड कर रहा है ना, वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस, वो पैसे का है। गोयल साहब का यही सवाल है। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र से आते हैं वो कहते हैं वहां पर होर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। निरंजन की रिपोर्ट है कि वो हो रही है। देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं एक कार्टेल की व्यवस्था को इसमें समझना जरूरी है। बिल्कुल, आप ना तो कार्टेल के बारे में बता रहे हैं सरकार की तरफ से, ना आप जमाखोरी के बारे में बता रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कोई क्या करे? नहीं, मैं तो कहता हूं देखिए डिफरेंट रीजन होते हैं प्राइस राइज के, डिफरेंट रीजन होते हैं। बाय द वे ग्लोबल है जैसे नहीं देखिए काफी पेट्रोल की वजह से बढ़ गया, काफी रीजन होते हैं। लेकिन इस वक्त जो होर्डिंग की बात चल रही है, इस वक्त सही है, इस वक्त उसकी बात चल रही है। कुछ इसमें एक बॉटलनेक है, वो बॉटलनेक जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो कम से कम जवाब नहीं दिया ना। वो बैठे हैं, अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो मैं तो आपको कह रहा हूं अभी राजनीति कीजिए। आप उनको जवाब दीजिए ना कि जमाखोरों पर इतनी बड़ी सरकार दो राज्यों में क्या कार्रवाई की। देखिए ये तो फिर तो ये मानना पड़ेगा नवाब मलिक की बात को कि महाराष्ट्र में, दुनिया में कहीं और होते होंगे, बीजेपी के स्टेट में होते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जमाखोर नहीं होते। देखिए यही आप कह रहे हैं ना, और दिल्ली में नहीं होते, दो जगह छोड़ के बाकी सब जगह होते हैं। देखिए ये तो अगर कहेंगे कि गोयल साहब तो दिल्ली की बात करेंगे, शिवराज की बात करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ने जमाखोर पे सारे डिबेट को शिफ्ट किया कि कालाबाजारी से प्रार्थना करना है और जमाखोर से करना है। तो पूछेंगे अगर वो बीजेपी के ही जमाखोर हैं तो आप उनको क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? फिर तो जानते हुए भी और ये गलत हो रहा है। फिर मेरे ख्याल में मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं नहीं ये कहता कि होटल जो है वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक्शन आप ये कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगस्त में, सितंबर में एक्शन लिया, कीमतें कम हुई। अब फिर से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, रेट्स शुरू किए। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में भी, आप मध्य प्रदेश का नाम ना ले, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मध्य प्रदेश की इसमें क्या भूमिका है? तो ठीक है, तो गुजरात में भी, आप गुजरात का अगर नाम लिया गया तो गुजरात में भी 70 से लेकर 90 रुपए तक वहां पर बढ़ रहा है। श्रीनगर में भी एक ब्रेक आते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। नहीं, आप मुझे जमाखोरी पर ही सवाल आप जवाब दीजिए अगर आप वहां तक ले गए हैं तो। निरंजन साहब, जो नवाब मलिक ने कहा है, मैं चाहता हूं कि उस पर आप रिस्पॉन्ड कर लें ब्रेक के बाद, कि महाराष्ट्र में जमाखोरी नहीं होती है। किसान वहां पर कोई हवादार स्टोरेज बनाकर रखते हैं जिसमें 8 से 10 दिनों तक ही रखते हैं। आपको कम समय मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इस पर जवाब दे लीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। निरंजन साहब, हम ब्रेक से लौट आए हैं। जो नवाब साहब का सवाल है उसी पर आप जवाब दे दीजिए कि वहां पर जमाखोरी नहीं होती है। जी, इसमें दो पहलू जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि 2004 तक 2004 से सरकार ने प्याज को नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर लाया है। ठीक है। उसकी वजह से उसके पहले किसानों को स्टोरेज के लिए जो नवाब मलिक साहब कह रहे थे कि जाली के हवादार गोडाउन्स, केजेस, इनफैक्ट जालियां बनाई जाती थी और उसके लिए जिला परिषद की तरफ से सब्सिडी मिलती थी। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर लाने के बाद किसानों को वो सब्सिडी मिलना बंद हो गया है। अब हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर होने की वजह से उनको केजेस या स्टोरेज के लिए हर साल नेशनलाइज बैंक के पास लोन के लिए जाना पड़ता है, जो उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्रॉप लोन लिया हुआ है या लैंड के अगेंस्ट दूसरा कुछ लोन लिया हुआ है, तो वो जमाखोरी नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल उनकी हैसियत ही नहीं रहती कि वो खुद की केज खड़े करें। आपकी रिपोर्ट कहती है कि जो बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग कौन हैं?
देखिए करीब 4 लाख एकड़ पर प्याज की फार्मिंग नासिक में होती है। हार्डली 10% फार्मर्स ऐसे होंगे जिनके पास अपने खुद के केजेस है, स्टोरेज फैसिलिटी है। बाकी सारी प्याज ये सिर्फ ट्रेडर्स के पास स्टोर होती है। और ये मैं नहीं, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के आंकड़े भी खुद कहते हैं। संक्षेप में और जल्दी से, ये जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेडर्स के पास ये जमाखोरी करते हैं, तो क्या इनके पास अपने कोल्ड स्टोरेज हैं? और नवाब मलिक साहब ने कहा कि प्याज को आप 10 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ये खराब हो जाती है। नहीं, ट्रेडर्स के प्याज बेसिकली कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं होती है। प्याज की स्टोरेज के लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है और उसके लिए जो केजेस, आयरन केजेस बनाए जाते हैं, आयरन केजेस बनाए जाते हैं जिसको चाल कहते हैं, तो उसमें प्याज स्टोर होती है। और ये बनाने की फैसिलिटी और होने की फैसिलिटी सिर्फ ट्रेडर्स के पास आज है। ठीक है देवेंद्र साहब, हालांकि जो आप सवाल उठा रहे थे मुझे उम्मीद थी कि गोयल साहब कहेंगे, पर शायद उनको कम समय मिला इसलिए नहीं कर पाए। प्रवीण खंडेलवाल हैं जो बीजेपी के ही नेता हैं और इन मसलों पर बड़ा जुझारू हैं, बड़े एग्रेसिव होकर लड़ते रहते, तो उनका एक एसएमएस आया और वो आपकी बात कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट रिटेलर हैं अपनी चेन, सप्लाई चेन है, उनको फीड करने के लिए लगातार वो ऐसी चीजों की जमाखोरी करते हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल जायज है, लेकिन इन सारी बातों पर कंट्रोल मैंने तो आपके मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, इसकी जमाखोरी की भी उतनी ही जांच पड़ताल होनी चाहिए जितनी की बाकियों की हो रही है। एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रवीश जी समझने की कि इस साल जो पैदावार हुई है 2012-2013 में तकरीबन 166 मिलियन टन हुई है, 166 लाख टन हुई है और 120 हमारी खपत है। तो जो 46 बच गया है उसमें से एक्सपोर्ट तो हमने सिर्फ 5-6 लाख टन ही एक्सपोर्ट किया है। तो वो जो 40 बच गया है या 40 से थोड़ा कम भी अगर हम मान लें तो वो सरप्लस था हमारे देश में। और जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो सरप्लस के टाइम पर हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और जो आपका सवाल था कि ये होर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, देखिए होर्डिंग जो है जब अगस्त में प्राइसेस जब हुए थे, आपको याद होगा अगस्त 13 के आसपास जब 60 रुपए क्रॉस किए थे, तब एपीएमसी ने अपने आप कहा था कि लासर गांव के एरिया में 66 विलेजेस के अंदर ट्रेडर्स ने स्टॉक रखे हुए हैं 2.5 लाख क्विंटल। ये एपीएमसी की रिपोर्ट थी। ठीक है। और अगर आप पंजाब हरियाणा की आपने बात की कि दिल्ली में होर्डिंग होती कि नहीं होती है, ये होर्डिंग जो होती है, मैंने जब चीनी की होर्डिंग की, जब मैंने एक्सप्लोरेशन की थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, तो ये बॉर्डर के आसपास होती है। और हरियाणा में वो क्या करते हैं कि अगर आज हरियाणा के रेट्स पड़ने हैं तो शिफ्ट होकर दिल्ली में आ जाते हैं, अगर दिल्ली से शिफ्ट अगर रेट पड़ने हैं तो दिल्ली से हरियाणा में आ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है जिसको हमें समझना है। ठीक है, लेकिन ये ठीक है जी, मेरा मतलब कहने का कि ये हमें समझना है कि ये होर्डिंग बड़े व्यापक रूप से हो रही है और सब जानते हैं इसी को। और देख लीजिए शरद पवार जी ने साफ ही कह दिया कि मेरे बस में नहीं है। क्यों बस में नहीं है? क्योंकि बेसिकली ये जो ट्रेड है ये मनी बैग्स है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और तो इसलिए ध्यान रखिएगा दर्शकों की जो देवेंद्र कह रहे हैं, और वो आप गूगल से भी चेक कीजिएगा कि इस बार जब उत्पादन ज्यादा है, हमारे पास सरप्लस है, अधिशेष है, ज्यादा है हमारे पास, फिर क्यों सप्लाई की कमी का रोना रोया जा रहा है? इसका मतलब ये सब कुछ आर्टिफिशियल है। विजय गोयल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी मैं जमाखोरी का बात करता हूं आप उस पहलू को ठीक से खोलते नहीं है, जैसे प्रवीण खंडेलवाल जी ने खोला। देखिए रवीश, मैं आपको बताता हूं हाँ, कि पहली बात यह, जमाखोरी के ऊपर आप समझिए, जो बात कह रहे हैं वो मैं पिछले चैनल पे भी कहकर आया कि भाई एक जमाखोरी तो है जो जिसके ऊपर कांग्रेस या सरकार लगातार कहती है भी व्यापारी कर रहा है। दूसरा है ये जो रिटेल चेन है, मोर की, रिलायंस की, ये अपने स्टॉक्स रखती हैं, उस तरह से जमाखोरी करते हैं। पर असली समस्या समझिए आप क्या है जी। जब भी मानसून आता है तब प्याज की यह समस्या उठती है। हर बार जब मानसून होगा तो ये प्याज की समस्या उठेगी, किंतु मानसून से पहले प्याज सस्ता होता है। उस सस्ते प्याज को स्टोर करने के लिए सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए नंबर एक बात, तो फिर वही प्याज बाद में काम आ सकता है। तो ये जिन कंपनियों का आप नाम ले रहे थे उनके पास स्टोर करने की क्षमता होगी, वो स्टोर करते होंगे, फिर उनके स्टोरेज को होर्डिंग क्यों कहते हैं, है ना? नहीं, देखिए दो बात समझिए। उसके कारण भी प्याज मार्केट में तो नहीं आया ना, स्टॉक तो सारा एक साथ मार्केट में नहीं आया, नंबर एक बात।
मैं होर्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉकिंग की भी बात कर रहा हूं, उसके कारण भी समस्या हो रही है। दूसरी उसके बाद यह आज भी एक्सपोर्ट खुला हुआ है। आप समझिए, सरकार आज इंपोर्ट करने के लिए भाग रही है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और दूसरी कंट्रीज से। ठीक है। समय रहते हुए पिछले 3 महीने से प्याज के दाम लगातार ऊंचे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। उन 3 महीनों के अंदर इस तरह से इंपोर्ट करने की क्यों नहीं योजना की गई? आज दिल्ली के अफसर नासिक भागे जा रहे हैं, वो पहले से नासिक भागे क्यों नहीं भागे? जब तूफान आएगा उस दिन आप जागेंगे तो क्या काम होगा? उससे पहले आपने तूफान के बारे में पता करना है और उसके लिए उपाय करने हैं। इसी को गवर्नेंस कहते हैं, इसी को प्लानिंग कहते हैं, नहीं और इसी को अगस्त में गवर्नमेंट भी कहते दाम हैं। बढ़े थे और सितंबर में भी दाम बढ़े थे। नवाब मलिक साहब, मुझे ये कहा, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि शरद पवार ने कहा कि वो कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस हैं, ये जो नेक्सस है उसको करने के लिए। ऐसा है कि अभी विजय गोयल साहब कह रहे थे कि समय रहते एक्सपोर्ट पे रोक लगाना, ये क्यों नहीं करती सरकार? जब महंगे दाम में देश में ही प्याज बिकेगा तो महंगे दाम में एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। रोक लगाने से एक चीज है कि आने वाला जो एक्सपोर्ट है नई फसल का, नहीं जरा सुनिए ना गोयल साहब, अगर अभी बैन आप लगवा दें, प्याज तो जाएगी नहीं, लेकिन आने वाली फसल को मार्केट उपलब्ध नहीं हुई तो यही फसल देश में नहीं बिक पाई तो किसान सड़कों पे फेंकेंगे, आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट पे बैन लगाना ये उपाय नहीं है। अगर सरकारों को लगता है कि सस्ता प्याज बेचना है तो आप प्याज लेके सब्सिडाइज रेट में सरकारें बेचे ना। अगर जनता का इतना ही रोना सरकार गारंटी योजना तो सरकार की भी जिम्मेदारी बंद। ठीक है, हाँ, कुछ तो करिए ना। आप किसानों को अब उससे दाम मिलेगा तो आप उसको कहेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, और जब कम हो जाएगा तो आप खरीदने को तैयार नहीं है। किसानों को उसकी तरफ किसी का कोई बोलना नहीं चाहता, और रिटेल चेन को, कार्टेल चेन को, स्टोरेज को, जमाखोरी पर मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। ये सवाल छोड़ दिया जाए जमाखोरी वाला। नहीं क्यों नहीं, जमाखोरी वाला रवीश जी जरा सुन लीजिए। रवीश जी आपके सामने देखिए। हाँ रवीश जी, यस सर, जल्दी। रवीश जी, जमाखोरी मैं फिर कह रहा हूं कि प्याज बोरियों में भरकर जमा नहीं की जा सकती, प्याज कोल्ड स्टोरेज में रखी नहीं जा सकती। एक विशेष स्टोरेज बना के प्याज रखा जाता है। बड़े पैमाने पे किसान भी अपना स्टोर करता है और कुछ लोग करते होंगे, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं कि प्याज किसान नहीं रख सकता या लोग नहीं रख सकते। अगर सरकार को कुछ करना है तो उसके ऊपर बंदी लानी पड़ेगी। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि सबको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन कोई कुछ ना कुछ नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से हम परेशान हैं। माफी चाहता हूं कि समय थोड़ा सा कम है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि ये बॉर्डर पर होते हैं, जब हरियाणा में रेड पड़ता है तो दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली में तो जो लोग कालाबाजारियों से प्रार्थना करना चाहते हैं वो वहीं पर चले जाएं बॉर्डर पे। और जाते जाते अगर आप सबकी इजाजत से हम एक शख्स को याद करना चाहते हैं, मन्ना डे को, जो हम सब की स्मृतियों के बीच अपने तरह तरह के सुर और आवाज छोड़ गए हैं। एक पसंदीदा गाना मेरी तरफ से भी आप सबके लिए, और इस गाने को पूरा आप YouTube पर सुनिएगा, बेहतरीन है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है।